नमस्कार साथियों, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं विनोद सिसोदिया। आज हम 12th क्लास के चैप्टर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लघु बीजाणु जनन, टेट्राड के प्रकार, नर युग्मकोद्भिद, परागकण की संरचना, नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन और नर युग्मकों का निर्माण का अध्ययन किया था। आज की ऑनलाइन क्लास में हम मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, बीजांड के प्रकार, टाइप ऑफ ओव्यूल्स, गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश, फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि युग्मकोद्भिद दो प्रकार का होता है, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। तो अब हम मादा युग्मकोद्भिद के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि पुष्प का जो मादा भाग होता है वो जायांग होता है। जायांग की एकल इकाई को स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। इसका एक भाग होता है अंडाशय, जिसके भीतर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन। जायांग मादा प्रजनन अंग होता है और पुष्प के मध्य में पाया जाता है। इसकी एकल इकाई को हम स्त्री केसर या अंडप कहते हैं और अंडप को ही गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, क्योंकि यह गुरु बीजाणुओं को धारण करता है। जायांग के या अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा, वर्तिका जिसे स्टाइल और अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं। अंडप का आधारीय भाग फूला हुआ होता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के भीतर अनेक छोटी गोलाकार या अंडाकार संरचनाएं लगी रहती है, जिन्हें बीजांड कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, और बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अंडपों की संख्या के आधार पर जायांग 2 प्रकार के होते हैं, एक अंडपी और बहुअंडपी। तो जिनके अंदर केवल एक ही अंडप पाया जाता है उन्हें हम एक अंडपी कहते हैं। उसके उदाहरण है गेहूं, धान और आम आदि। इसी प्रकार जिनके अंदर अंडपों की संख्या 2, 3, 4, 5 या अधिक हो सकती है उन्हें हम बहुअंडपी कहते हैं। बहुअंडपी को वापस 2 भागों में विभाजित किया गया है। युक्तांडपी, जिसे हम संयुक्त अंडपी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत जब अंडप एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उन्हें युक्तांडपी या संयुक्त अंडपी कहते हैं। इसके उदाहरण है गुड़हल, सरसों, धतूरा, अफीम आदि। और जब अंडप हो तो बहुत संख्या में, लेकिन एक दूसरे से पृथक हो, अलग अलग हो, उसे हम वियुक्तांडपी कहते हैं। इसके उदाहरण है गुलाब, चंपा, कमल आदि। चूंकि अभी हमने पढ़ा कि बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, तो आइए अब हम बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की संरचना का अध्ययन कर लेते हैं। पुष्पीय पादपों या आवृत बीजी पादपों में बीजांड एक सवृंत छोटी गोलाकार संरचना होती है, जो कि निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाती है। चित्र को आप देख सकते हो, जो ग्रीन कलर का चित्र दिखाई दे रखा है वो छोटी और गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाती है कि बीजांड निषेचन की क्रिया के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड में निम्न 6 भाग होते हैं। अब आप ध्यान से चित्र को देखिए और इन 6 भागों की स्थिति आप बीजांड के अंदर देखिए। नंबर 1 है बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल्स। नंबर 2 है बीजांड काय या न्यूसेलस। नंबर 3 है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। नंबर 4 है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। नंबर 5 है निभाग या चलाजा। नंबर 6 है भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक। अब इन सभी 6 भागों की स्थिति आप चित्र में ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि आगे ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बीजांड व्रंत या फ्यूनिकल्स। तो सबसे पहले आप इसकी इस चित्र में स्थिति देख लीजिए। सबसे नीचे की ओर जो भाग दिखाई दे रहा है वह बीजांड व्रंत होता है। तो परिभाषा
ये हो सकती है प्रत्येक बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाली संरचना को बीजांड व्रंथ कहते हैं। अर्थात बीजांड को बीजांडासन से जोड़ने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंथ। अब प्रश्न उठता है कि बीजांडासन होता क्या है, प्लेसेंटा होता क्या है? तो इसकी परिभाषा भी हम अध्ययन कर लेते हैं। प्रत्येक बीजांड एक व्रंथ के समान संरचना द्वारा अंडाशय की भित्ति पर उभार के रूप में पाया जाता है। अर्थात बीजांड व्रंथ समान संरचना के द्वारा अंडाशय की भित्ति से जुड़ा हुआ रहता है, उसे हम बीजांडासन कहते हैं। बीजांड व्रंथ बीजांड के जिस भाग से जुड़ा होता है उसे हम नाभिका कहते हैं। चित्र में आप नाभिका की स्थिति देख सकते हैं। अब दूसरा भाग है बीजांडकाय या न्यूसेलस। इसकी स्थिति भी आप चित्र में देख लीजिए। ये मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ भाग होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। यह बीजांड का एक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि यह भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक या मादा युग्मकोद्भिद इसी बीजांडकाय के भीतर की ओर स्थित होता है। बीजांड का मुख्य भाग मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है जिसमें प्रचुर खाद्य पदार्थों का संग्रहण होता है। यह बीजांडकाय कहलाता है। तीसरा भाग है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। तो अभी हमने देखा कि भ्रूण कोश के चारों ओर का जो आवरण होता है वह बीजांडकाय कहलाता है, जो कि मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है। अब हम देखते हैं बीजांडकाय को चारों ओर से घेरने वाली संरचना को हम अध्यावरण कहते हैं। अर्थात भ्रूण कोश को चारों ओर से घेरने वाली संरचना बीजांडकाय कहलाती है और बीजांडकाय को चारों ओर से घेरने वाली संरचना अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट कहलाती है। निषेचन के पश्चात अध्यावरण बीज चोल में या सीड कोट में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। सामान्यतया अध्यावरण दो आवरणों से घिरा रहता है। इसके बाहरी आवरण को हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जबकि आंतरिक आवरण को अंत या आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। अब संख्या के आधार पर जो है अध्यावरण वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है द्विअध्यावरणी, अर्थात जिनके अंदर दो प्रकार के आवरण बाह्य और भीतरी दो अध्यावरण पाए जाते हैं वह द्विअध्यावरणी कहलाते हैं, और जिनके चारों ओर केवल एक ही अध्यावरण होता है वो एक अध्यावरणी कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं एक अध्यावरणी और द्विअध्यावरणी, और जिसके चारों ओर किसी प्रकार का अध्यावरण नहीं पाया जाता वह अअध्यावरण कहलाता है। और एक विशेष बिंदु आ रहा है तृतीय अध्यावरण। सामान्यतः यह किसी पादपों में पाया नहीं जाता, लेकिन कभी कभी मोस्टली लीची, अरंडी में आदि के पादपों में तीन अध्यावरण पाए जाते हैं। इसका निर्माण बीजांड व्रंथ से हो जाता है। लीची में खाने वाले या खाने योग्य भाग तीसरा अध्यावरण कहलाता है, जिसे हम एरिल कहते हैं। बीजांड का चतुर्थ भाग है बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। तो सामान्यतया माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार का निर्माण जहाँ पर अध्यावरण नहीं पहुँचते, अर्थात जहाँ पर अध्यावरण नहीं पहुँच पाते उस क्षेत्र को हम बीजांड द्वार कहते हैं। यह इसका शीर्ष भाग होता है। तो आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। बीजांड के शीर्ष पर एक छिद्र समान संरचना पाई जाती है जहाँ अध्यावरण नहीं पाया जाता। चित्र में आप इसको देख सकते हैं। यह बीजांड द्वार कहलाता है। निषेचन की क्रिया के समय परागनलिका सामान्यतया बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड के एग्जाम में एक बार पहले पूछा जा चुका है। इसका निर्माण अध्यावरणों के समीप आने से होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अध्यावरण यहाँ पर समीप आते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और यहाँ पर छिद्र बन जाता है। इस भाग को हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। पांचवा भाग निभाग या चलाजा की बात करते हैं। तो चित्र में आप निभाग की स्थिति देख लीजिए। यह बिल्कुल बीजांड द्वार के ठीक सामने या विपरीत वाले भाग की ओर स्थित होता है। तो बीजांड द्वार के ठीक विपरीत या सामने वाले भाग को हम निभाग कहते हैं और यह बीजांड का आधार भाग होता है। बीजांड का अंतिम भाग है भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक, जिसे मादा युग्मकोद्भिद भी कहते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चित्र को देखते हैं। चित्र में निभाग क्षेत्र की ओर तीन कोशिकाएं दिखाई देती है जिन्हें हम प्रतिव्यासांत कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका या
एंटीपोडियल सेल्स कहते हैं। इन तीनों कोशिकाओं के भीतर एक एक केंद्रक उपस्थित होता है। निषेचन की क्रिया के पश्चात ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं बीजांड द्वार क्षेत्र की कोशिकाओं की। यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम सामूहिक रूप से अंड उपकरण कहते हैं। इसमें 2 किनारों की ओर कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इनके भीतर की ओर तंतुरूपी समुच्चय होते हैं। इस भाग से परागनलिका प्रवेश करती है और उसे दिशा निर्देश प्रदर्शित या मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। इनके मध्य में ऊपर की ओर अंड कोशिका पाई जाती है। यह अब सबसे मध्य की बात करते हैं। मध्य के भीतर एक कोशिका स्थित होती है, जिसके अंदर 2 केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसे ध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। तो आइए अब हम वापस थोड़ा सा इसका वर्णन कर लेते हैं। भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक। प्रत्येक परिपक्व बीजांड के केंद्र में एक संरचना पाई जाती है, जिसमें 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं उपस्थित होती है। यह मादा युग्मकोद्भिद होता है। भ्रूण कोश में कुल 7 कोशिकाएं होती है। 7 कोशिकाएं कौन कौन सी होती है उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं अंड समुच्चय की। इनकी संख्या टोटल 3 होती है। यहाँ पर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिकाएं होती है, जो कि किनारों की ओर स्थित होती है। भ्रूण कोश में 2 सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती है, जो बीजांडकाय से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है तथा परागनलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्त्रवण करती है। अर्थात परागनलिका इसी भाग से भीतर की ओर प्रवेश करती है, जिनका नियंत्रण तंतुमय समुच्चय करते हैं। निषेचन के पश्चात ये दोनों सहायक कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, लेकिन अंड कोशिका समाप्त नहीं होती। सहायक कोशिका तथा अंड कोशिका मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं। दूसरी कोशिकाओं की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रतिव्यासांत या प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडियल सेल। इनकी संख्या 3 होती है और प्रत्येक कोशिका में एक एक केंद्रक उपस्थित होता है। यह भी निषेचन की क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। अंत में हम बात करते हैं मध्य में पाए जाने वाले एक केंद्रीय कोशिका, जिसे हम ध्रुवीय या द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ध्रुवों से 2 केंद्रक आते हैं और केंद्रकों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसे द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, जो नर युग्मक से निषेचित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ध्रुवीय केंद्रक और अंड कोशिका को छोड़कर से सभी कोशिकाएं निषेचन की क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की संरचना के अंदर टोटल 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं पाई जाती है। बीजांड की संरचना के पश्चात अब हम अध्ययन करते हैं बीजांड के प्रकार। बीजांड द्वार, निभाग और हाइलम की स्थिति के आधार पर बीजांड 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं बीजांडों के प्रकार की। पहला है रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दूसरा है प्रतिप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। तीसरा है अर्ध प्रतिप बीजांड या हेमिट्रोपस ओव्यूल। चौथा है वक्र बीजांड, जिसे हम कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। पांचवा है अनुप्रस्थ बीजांड, जिसे हम एम्फिट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। और अंतिम है कुंडलित बीजांड, जिसे हम सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम नंबर 1 रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की बात करते हैं। तो इसको समझने से पहले आप सर्वप्रथम निभाग, हाइलम और बीजांड द्वार की स्थिति देख लीजिए। ऐसे बीजांड सीधे होते हैं, अर्थात बीजांड द्वार, निभाग, हाइलम ये तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। ऑर्थोट्रोपस या रिजु बीजांड कहलाते हैं। यह सबसे सरल व आदिम प्रकार के बीजांड है और पॉलीगोनेसी व पाइप्रेसी कुल के सदस्यों में पाए जाते हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म में भी इसी प्रकार के रिजु बीजांड पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतीप बीजांड या एनाट्रोपस ओव्यूल। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। तो इसमें जो ओव्यूल होता है वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, जिससे वह उल्टा दिखाई देने लगता है। तो परिभाषा देखिए, ऐसे बीजांड का शरीर बीजांड वृंत पर 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है,
अतः इसे प्रतिप बीजांड या उल्टा बीजांड भी कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों सीधी रेखा में होते हैं, जबकि चूंकि ये घूम जाते हैं इस कारण बीजांड द्वार और हाइलम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। इसमें तीनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते, केवल बीजांड द्वार और निभाग ही एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। यह सामान्यतया जो एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यह पाया जाता है और यह एक प्रारूपिक बीजांड कहलाता है, क्योंकि अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और मालवेसी, सोलिनेसी, कंपोजिटिकुल आदि इसके उदाहरण है। अगला बीजांड का प्रकार है अर्धप्रतीप बीजांड। नाम से स्पष्ट है, अर्धप्रतीप मतलब प्रतीप हुआ लेकिन आधा हुआ है, अर्थात प्रतीप के अंदर 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, लेकिन इसके अंदर उसका आधा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखिए, इसमें बीजांड का जो शरीर होता है वह बीजांड वृंत पर 90 डिग्री के कोण पर घूम जाता है और घूमकर क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्थिति में आ जाता है। अतः ऐसे बीजांड को हम क्षैतिज बीजांड या अर्धप्रतीप बीजांड भी कहते हैं। चूंकि इस प्रकार का जो बीजांड होता है वह ऋजु और प्रतिम दोनों के बीच का होता है, तो इसलिए यह ऋजु और प्रतिप बीजांड का मध्यवर्ती होता है। चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जबकि बीजांड द्वार और हाइलम एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं। इसके उदाहरण है रेननकुलेसी और प्रिमुलेसी कुल के पादप। अगला बीजांड है आपके वक्र बीजांड। तो इस प्रकार के बीजांड के अंदर वक्र आ जाता है, अर्थात इस बीजांड में बीजांड का शरीर इस प्रकार से वक्रित हो जाता है कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते। अर्थात अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं बीजांड, उन सब के अंदर बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक ही सीधी रेखा में थे। लिए पहला ऐसा बीजांड है जहाँ पर दोनों एक सीधी रेखा में स्थित नहीं होते। इसमें बीजांड काई वक्र स्थिति में होता है, परंतु भ्रूणकोश सीधा ही रह जाता है, जिससे बीजांड द्वार हाइलम के पास आ जाता है। इसके उदाहरण है लेगुमिनोसी कुल और द्विबीजपत्री पादप का मेंबर कैप्सुला। तो इस प्रकार के बीजांड को समझने के लिए इनकी चित्र में बीजांड द्वार, हाइलम और निभाग की स्थिति को देखना आवश्यक है। अगला प्रकार है पांचवा, अनुप्रस्थ बीजांड। इस प्रकार के बीजांड में वक्रता के कारण भ्रूणकोश मुड़कर घोड़े की नाल की आकृति का या यू आकार का हो सकता है। आप चित्र में ध्यान से देखिए, बीजांड द्वार के पास में जो भ्रूणकोश है वो उसमें थोड़ी सी वक्र आई हुई है, अर्थात वह मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अंग्रेजी के यू आकार का या घोड़े की नाल के समान वह मुड़ा हुआ होता है। इसको ध्यान से देखने पर यह भी प्रतीत होता है कि बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। इसमें बीजांड द्वार और हाइलम एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। उदाहरण है मिराबिलिस, लेमना पेपावर, ब्यूटोमेसी कुल के सदस्य। अब अंतिम भाग है आपके कुंडलित बीजांड। तो इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत के पार्श्व में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे बीजांड का शरीर एक बार उल्टा होने के बाद पुनः घूमकर सीधा हो जाता है। अर्थात इसमें जो बीजांड का शरीर होता है वह उल्टा होने के बाद वापस घूम के सीधा हो जाता है, अर्थात यह 360 डिग्री का कोण बनाता है। अतः ऐसे बीजांड को हम कुंडलित बीजांड कहते हैं, अर्थात बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, इस कारण इसको कुंडलित बीजांड कहते हैं। इसमें भी चित्र को देखिए, बीजांड द्वार और निभाग दोनों एक दूसरे के सीधी रेखा में स्थित है। बीजांड द्वार हाइलम से दूर स्थित हो जाता है। इसके उदाहरण है कैक्टेसी कुल के सदस्य। अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा बिल्कुल लघु बीजाणु जनन के समान ही है। तो जैसे हमने पढ़ा था, लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसके अंदर भी हमने प्रपुसु कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल पढ़ी थी, वह भी आगे जाके दो भागों में विभेदित हुई थी, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, और उसमें अंत में जाकर 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ था। यहाँ पे अंत में 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो देखिए,
बीजांड की कोई भी एक कोशिका आकार में वृद्धि कर बड़ी होकर सघन जीवद्रव्य युक्त एवं स्पष्ट केंद्रक वाली हो जाती है, जिसे प्रपुष्प कोशिका या आर्क स्पोरियल सेल भी कहते हैं। चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए। प्रपुष्प कोशिका या आर्क स्पोरियल सेल परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है। चित्र में हम देख सकते हैं प्राथमिक वित्तीय कोशिका, जिसे हम बाहरी कोशिका कहते हैं, और दूसरी है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसे हम आंतरिक कोशिका या भीतरी कोशिका कहते हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अब बिना किसी विभाजन के सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगती है और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। गुरु बीजाणु जनन की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए इस वीडियो के अंत में हमने एक विशेष प्रकार का और वीडियो बनाया है, उसको आप ध्यान से देखें और आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो अब हम आगे अध्ययन करते हैं 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है। अब ये चारों गुरु बीजाणु रैखिक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। चूंकि चित्र में आप देख रहे हैं चारों लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में अर्थात एक के नीचे एक स्थित है। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से सामान्यतया जो निभाग क्षेत्र की ओर जो गुरु बीजाणु उपस्थित होता है वह सक्रिय होता है, जबकि बीजांड द्वार की ओर स्थित शेष 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते अर्थात वह निष्क्रिय होते हैं और तत्पश्चात ये सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। अब यही सक्रिय गुरु बीजाणु वृद्धि करके भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो यहाँ पे चित्र में आपने देखा 1 से 2, 2 से 4 गुरु बीजाणु निर्माण हो गया। इसमें से निभाग क्षेत्र वाला गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है, जबकि बीजांड द्वार की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और वह उस सक्रिय गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं, जिसे मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगला हेडिंग है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोष। चूंकि अभी हमने पढ़ा था कि 4 गुरु बीजाणु में से केवल एक जो कि निभाग की ओर स्थित होता है उसके द्वारा नए भ्रूणकोष का निर्माण हो जाता है। तो देखिए एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोष के बनने की विधि को हम एक बीजाणुक विकास या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अगुणित गुरु बीजाणु ही मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। निभाग की ओर स्थित सक्रिय गुरु बीजाणु आकार में बड़ा होकर भ्रूणकोष मातृ कोशिका का या एन का निर्माण करता है। यह सक्रिय गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। अगले स्लाइड में आप देखेंगे पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत आप देखेंगे किस प्रकार से 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को हम इस डायग्राम के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि इसमें एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, वह अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप सर्वप्रथम 2 तत्पश्चात सेकंड विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर नीचे की क्षेत्र की ओर निभाग क्षेत्र में गुरु बीजाणु होता है, वह सक्रिय होता है, जबकि बीजांड द्वार क्षेत्र की ओर स्थित 3 गुरु बीजाणु इसमें निष्क्रिय होते हैं और वे नष्ट हो जाते हैं तथा निभाग क्षेत्र के गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। तत्पश्चात इसमें बारंबार समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर कुल 3 समसूत्री विभाजन होते हैं। तो सर्वप्रथम गुरु बीजाणु के अंदर गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन प्रथम होता है, जिसके फलस्वरूप 2, तत्पश्चात द्वितीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4, तत्पश्चात तृतीय समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कुल 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये 8 केंद्रक अलग अलग ध्रुवों की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं, अर्थात 4 केंद्रक ऊपरी ध्रुव में और 4 केंद्रक नीचे की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब इन 4 के समूह में से एक केंद्रक नीचे की ओर आता है और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। इस प्रकार ऊपर भी 3 और नीचे भी
3 और मध्य में 2 केंद्रक इकट्ठे होते हैं। ये संरचना भ्रूणकोश कहलाती है। इसमें 3 एंटीपोडियल सेल होती है। इसके अलावा इसमें अंड समुच्चय होता है जिसमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है और मध्य में द्वितीय केंद्रक होता है जिसके अंतर्गत 2 केंद्रक होते हैं। अर्थात यह संरचना 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। इसलिए डायग्राम के अंदर हमने देख लिया था कि जो प्रथम समसूत्री विभाजन होता है उसके फलस्वरूप 2 केंद्रक बनते हैं जो एक एक करके विपरीत ध्रुवों की ओर गमन करते हैं। नीचे वाले चित्र में भी आप इसको देख सकते हैं। अब इन दोनों केंद्रकों में पुनः द्वितीय समसूत्री विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। इसको भी आप चित्र में देख सकते हैं, दूसरा चित्र है। और इस प्रक्रिया के अंदर और ऊपर वाली जो प्रथम विभाजन था, इन दोनों के अंदर साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया नहीं होती। अब इसमें पुनः तीसरा समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात 4 केंद्रकों से अब इसके अंदर 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक ध्रुव पर उपस्थित 4 केंद्रकों में से एक एक केंद्रक मध्य में आ जाता है और ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। अभी आपने देखा कि 4 केंद्रक ऊपर की ओर, 4 केंद्रक नीचे की ओर। अब इन दोनों ध्रुवों में से एक एक केंद्रक ऊपर की ओर और नीचे की ओर गति करते हैं। चूंकि ये ध्रुव से आते हैं इसलिए इसको हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं और चूंकि ये केंद्रक में स्थित होते हैं इसलिए हम इसको द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। अब इसमें कोशिका के मध्य में आकर दोनों केंद्रक संयुक्त होकर द्विगुणित अर्थात 2-1 केंद्रक बनाते हैं जिसे हम द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तृतीय समसूत्री विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार यह टॉपिक अपने कंप्लीट हुआ। पुष्प में मादा जननांग जायांग होता है। जायांग के अंतिम भाग अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। अब यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है जिनमें से निभाग की ओर वाला गुरु बीजाणु सक्रिय होता है, शेष 3 नष्ट हो जाते हैं और निभाग वाले गुरु बीजाणु को पोषण प्रदान करते हैं। अब यह आकार में बड़ा हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें बारंबार 3 समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम द्वारा 2 केंद्रकों का, द्वितीय समसूत्री विभाजन द्वारा 4 केंद्रकों का और अंतिम तृतीय समसूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। अर्थात दोनों ध्रुवों की ओर 4-4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अब दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्र मध्य की ओर आता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो निभाग क्षेत्र की ओर ऊपर जो गुरु बीजाणु है वहाँ पर अब भित्तिक का निर्माण हो चुका, कोशिका द्रव्य विभाजन हो चुका है। अब वहाँ पर निभाग क्षेत्र के अंदर एंटीपोडियल या प्रतिमुखी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जबकि नीचे बीजांड द्वार की ओर, किनारों की ओर सहायक कोशिका और मध्य की ओर अंड कोशिका का निर्माण हो जाता है तथा मध्य में जो दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक आए थे दोनों मिलकर एक ही कोशिका बनाते हैं जिसे हम द्वितीय कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपके जो 12th क्लास का जो दूसरा चैप्टर था वह आपके 3 पार्ट के अंदर खत्म हुआ। आशा करता हूं कि आपको ये तीनों वीडियो लेक्चर समझ में आए होंगे। धन्यवाद।